वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो बेटा, लास्ट डे हमने बात की थी आपसे विस्थापन अभिक्रिया से संबंधी, जिसमें मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया से संबंधी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। उसके बाद में मैंने बताया था कि उससे संबंधी, इन अभिक्रियाओं से संबंधी आपको एक श्रेणी पढ़नी होती है और वो श्रेणी होती है आपकी सक्रियता श्रेणी। तो आज का अपना टॉपिक होगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है? इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछी जाती है, मोस्ट है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो वो श्रेणी आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट। ठीक है, तो देखो बेटा, सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो बेटा, ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद में आता है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, पीबी है और एच है, हाइड्रोजन। उसके बाद में आता है आपका Cu, Hg, Ag, Au। इस तरीके से तत्वों को एक क्या किया जाता है? क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बेटा, ये जो तत्व होते हैं उनको एक ऐसी क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, उनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। और व्यवस्थित करने पर आपको एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी। ये होता है आपका पोटेशियम, ये होता है सोडियम, ये होता है मैग्नीशियम, ये होता है कैल्शियम,
ये होता है जिंक, ये जिंक जिसे हम जस्ता भी कहते हैं। ये होता है आपका आयरन जिसे हम लोहा भी कहते हैं। ये होता है आपका लेड जिसे हम सीसा कहते हैं। ये होता है आपका हाइड्रोजन, ये होता है आपका कॉपर जिसे हम तांबा कहते हैं। ये होता है मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं। ये होता है अर्जेंटम जिसे हम चांदी कहते हैं। और ये होता है आपका ओरम जिसे हम सोना कहते हैं। तो इस तरीके से तत्वों को एक श्रेणी में क्या कर लिया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो वो श्रेणी आपको कहलाती है सक्रियता श्रेणी। देखो बेटा, सबसे ऊपर वाला है वो अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे पहले कौन सा है, पोटेशियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील। जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से और नीचे की तरफ हम जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्रियाशीलता में कमी आती जाती है, आती है। तो अर्थात सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, अर्थात हम जब ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो इन सभी तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती चलती है, कम होती जाती है। इसलिए सबसे ऊपर कौन सा है आपका, पोटेशियम है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी आपकी, पोटेशियम होगी। कौन सी होगी, पोटेशियम। सबसे नीचे कौन सा है, Au है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, Au होगी, ओरम होगी, सोना होगी। और यदि हम ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, इधर चलते हैं, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर क्या होगा, उनकी क्रियाशीलता क्या होती चलेगी, बढ़ती चलती है। क्या होगी, बढ़ती जाती है। क्रियाशीलता बढ़ती है। कब, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। और यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्रियाशीलता में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद Pb, फिर H, फिर Cu, फिर Hg, फिर Ag और फिर Au। इस तरीके से इनकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती चलती है, कम होती जाती है। इसका मतलब है कि ये आपको दो तत्व दे रखे हैं, एक तो K दिया हुआ है और एक आपको Na दिया हुआ है। तो आपको अब इससे मालूम हो गया कि इसमें पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा क्या है, क्रियाशील है। तो पोटेशियम Na को हटा सकता है, लेकिन ये Na पोटेशियम को नहीं हटा सकता है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है किससे, सोडियम से। इसलिए ये सोडियम इसको नहीं हटा सकता, लेकिन ये इसको हटा सकता है। क्लियर। आपने देखा था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि CuSO4 विस्थापन अभिक्रिया में मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया था कि Zn, इस Zn ने किसको हटा दिया था, कॉपर को हटा दिया था। तो देखो इसमें, देखो कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है, और Zn कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसलिए Zn कॉपर से पहले आ रहा है ना,
तो ये अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। तो जिंक ने कॉपर को तभी हटाया था क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए जिंक ने इस कॉपर को यहां से क्या कर दिया था? हटा दिया था। और क्या बना लिया था? ZnSO4। क्या बना लिया था? ZnSO4 प्लस क्या बन गया था आपका? Cu। क्लियर? तो बेटा ध्यान रखना है आपको, ये पोटेशियम से लेके आपका पोटेशियम से और कैल्शियम तक की जो धातुएं होती हैं ये आपकी अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। ये कैसी धातुएं हैं आपकी? अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तो क्या है आपकी? अधिक क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु। यहां से आपको मैं जिंक से लेके और हाइड्रोजन तक की जो धातुएं होती हैं ये कहलाती हैं आपकी मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु। और आपकी कॉपर से और HAU तक की जो धातुएं होती हैं ये कहलाती हैं निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु। तो ये कॉपर, Hg, Ag और Au कैसी धातुएं होती हैं? निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं। जिंक, आयरन, Pb और Hg कैसी होती हैं? मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं। और पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कैसी धातुएं होती हैं? अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दो प्रकार की निम्न क्रियाशील धातुओं के नाम बताइए, धातुओं के नाम बताइए। तो आप इन चारों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो कॉपर आंसर आपका क्या हो जाएगा? Ag, Au, कोई सी भी आप लिख सकते हैं। कॉपर लिख सकते हैं, Hg लिख सकते हैं, कोई सी भी लिख सकते हैं आप। कॉपर भी लिख सकते हैं, Hg भी। ये चारों कैसी होती हैं? निम्न अभिक्रियाशील होती हैं। तो इनमें से किसी भी दो को आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के नाम बताइए, दो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के नाम बताइए। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इनमें से आप कोई सी भी दो लिख सकते हो, कोई सी भी दो लिख सकते हो। और अब अगला जो प्रश्न पूछा जाता है आपको इस तरीके से दे दिया, निम्न तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और वो आपको तत्व दे देता है। जैसे आपको दे दिया मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, साथ साथ में Pb, Fe, Au और Na। अब पूछता है ये तत्व दे दिए, अब ये तत्व दे रखे हैं कि निम्न तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। अब आपको देखना है कि कौन सबसे पहले आता है। ये सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखते हुए इनको क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? इसमें Na आएगा। कौन सा आएगा? Na के बाद में क्या आ रहा है? मैग्नीशियम उसमें दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद में क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद में देखो न तो कैल्शियम दिया हुआ है, न जिंक दिया हुआ है, न आपको आयरन दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? Pb दिया हुआ है उसमें। तो फिर क्या आ जाएगा? Pb आ जाएगा। Pb के बाद में हाइड्रोजन उसमें दिया हुआ है, हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन के बाद में देखो उसमें क्या दिया हुआ है? Fe दिया हुआ है। सॉरी, आपको देखो Pb से पहले क्या आ जाएगा? आपका Fe आ जाएगा यहाँ पर, Fe और उसके बाद में Pb। Pb के बाद में आपका बचा क्या है? आपका Au। क्या बचा है? Au। तो इस तरीके से आप उनको क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं।
उनको जमा सकते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर उनको क्या कर लिया आपने, व्यवस्थित कर लिया। ठीक है ना। इस तरीके से आपसे सक्रियता श्रेणी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के नाम बताइए, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के नाम भी बताइए, और इस तरीके से बहुत सारे आपको तत्व दे देता है, उनको क्रियाशीलता के आधार पर उनको क्या करता है, वो जमा व्यवस्थित करवाता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस सक्रियता श्रेणी से संबंधी। और एक बात आपको जो ध्यान रखनी होती है, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता में कमी आती है और नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो पोटेशियम होती है, और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, Au होती है। कौन सी होती है, Au अर्थात सोना होती है। क्लियर। अब आपसे बेटा मैंने आपको कई अभिक्रियाएं बताई थी, आपसे अलग और टाइप में प्रश्न पूछता है कि 2 अभिक्रियाएं दे देता है वो, और आपसे पूछता है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखो बेटा किस तरीके से अभिक्रियाएं पूर्ण कराता है। आपसे प्रश्न दे दिया आपको कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। जैसे आपको दे दिया, मैंने अभी बताया था CuSO4 प्लस Zn, और यहीं पर आपको छोड़ दिया पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया अब आपको दे दिया ZnSO4 प्लस Cu, और यहां पर छोड़ दिया। तो अब दोनों में देखना है बेटा आपको, तो आपको मालूम है, देखो यहां पर इसके अनुसार चलना है, यहां पर कॉपर है और यहां पर जिंक है। तो देखो जिंक यहां पर है और कॉपर यहां पर है, तो जिंक पहले आ रहा है इसमें, तो ये अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो ये जिंक तो कॉपर को यहां से क्या कर देगी, हटा देगी, तो क्या बना लेगी, ZnSO4 प्लस Cu। तो ये अभिक्रिया तो संपन्न हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। लेकिन अब इसमें देखो बेटा, और आप सीधा सीधा बना देते हो, आप ध्यान नहीं देते हो कि ये अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। भाई नहीं हो सकती ये अभिक्रिया, क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, तो ये कॉपर इस जिंक को यहां से नहीं हटा सकता है। अर्थात इसमें देखो जिंक पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, तो ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील इस अधिक अभिक्रियाशील को नहीं हटा सकता है, इसलिए ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, संपन्न नहीं होगी, संपन्न नहीं होगी। तो ध्यान रखना है बेटा, अभिक्रिया को देखना है, आपको समझना है कि कौन किसको प्रतिस्थापित कर सकता है। विस्थापन अभिक्रिया में आपको ज्यादातर इन चीजों को, सक्रियता श्रेणी को आपको ध्यान में रखना होता है, उसी से रिलेटिव ये टॉपिक है आपका, विस्थापन अभिक्रिया से। ठीक है ना, कौन किसको प्रतिस्थापित कर सकता है। अब देखते हैं, हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे MgSO4 प्लस Ca, MgSO4 प्लस Ca। अब देखो बेटा, अब आप इस तरीके से दे दिया और आपसे पूछेगा निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो क्या ये अभिक्रिया संभव है? नहीं। देखो कैसे, मैग्नीशियम पहले आ रहा है और कैल्शियम बाद में आ रहा है, तो मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील हो गई, कैल्शियम कम क्रियाशील है, तो कैल्शियम इस मैग्नीशियम को यहां से हटा नहीं सकता है, इसीलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है, संभव नहीं है। जबकि अब आपको दे दिया CaSO4 प्लस Mg, अब आपको मालूम हो गया कि Mg अधिक क्रियाशील है, Ca क्या है, कम क्रियाशील है, इसलिए इस Mg यहां से Ca को क्या कर देगा, हटा देगा, और क्या बना लेगा, MgSO4 प्लस Ca। इस Mg ने यहां से Ca को हटा दिया, उसके स्थान पर खुद जुड़ गया, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है Mg, Ca को क्या है कर दिया, यहां से हटा दिया और उसके स्थान पर खुद जुड़ गया, तो ये अभिक्रिया संभव है, जबकि ये अभिक्रिया संभव
नहीं है। क्लियर? तो इसके आधार पर आपको देखना होता है। और हम यदि देखें, देखो कोई भी अभिक्रिया हम और भी ले सकते हैं। AgNO3 प्लस Na, पहली अभिक्रिया। दूसरी हम देखें NaNO3 प्लस Ag, यही है ना। तो बेटा आपको ये तो मालूम है, सोडियम पहले आ रहा है और Ag बाद में आ रहा है, तो ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। तो ये तो अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है तो आसानी से इस Ag को यहां से क्या कर देगा, हटा देगा। तो क्या बन जाएगा आपका, NaNO3 बन जाएगा प्लस Ag बन जाएगा। यहां पर देखो Na जुड़ा हुआ है, NaNO3, और यहां पर क्या है, Ag है। तो ये Ag यहां से सोडियम को क्या करेगा, हटा देगा क्या, नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक, ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, ये क्या है, कम अभिक्रियाशील। अधिक अभिक्रियाशील, हटाऊं इसको, एक सेकंड बेटा। ये तो फिर रहा है यार, काका इसको पकड़ना। लो लो, ओके धन्यवाद। सॉरी 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब था। तो देखो बेटा ये क्या है, कम अभिक्रियाशील। Na की तुलना में ये क्या है, कम अभिक्रियाशील। देखो Ag कहां पर आ रहा है, ये तो ये कैसा है, निम्न अभिक्रियाशील है। ये कैसा है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये Ag इसको नहीं हटा पाएगा और ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी, संभव नहीं है, ये अभिक्रिया संभव नहीं है। क्लियर बात? तो इस सक्रियता श्रेणी, ये जो श्रेणी होती है आपकी सक्रियता श्रेणी कहलाती है, और इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संभव हो पाएगी और कौन सी नहीं हो पाती है। ठीक है ना, क्लियर? उसके बाद में ये तुम्हारी कंप्लीट हो जाती है सक्रियता श्रेणी। उसके बाद में आती है अगली अभिक्रिया आपकी, और वो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बारे में हम बात करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।